अस्सलाम वालेकुम इजाज़ सर। मेरा नाम आमना है और मैं कनाडा से आपको अपना ये वाक़या भेज रही हूँ और मैं फर्स्ट टाइम ये वाक़या किसी के साथ शेयर कर रही हूँ। वाक़या आपको बताने से पहले थोड़ी-सी मैं डिटेल बताना चाहूँगी। ये उस वक़्त की बात है जब हम लोग लाहौर के जोड़टाउन में रहते थे और ये 2013 का वाक़या है, यानी 13 के आस-पास का वाक़या है। अ, मेरे हमारे घर और हमारे ताया का घर एक साथ-साथ लगा हुआ है, लेकिन दीवार एक थी। तो मेरे अब्बू और मेरे ताया जान जो हैं, वो ये फर्नीचर का बिज़नेस करते थे और अभी भी इसी बिज़नेस से ही मुंसलिक हैं। और मेरे ताया जान के 3 बच्चे हैं, एक सबसे बड़े हैदर भाई और उसके बाद उनकी 2 बेटियाँ। इधर से हम लोग 2 भाई 2 बहनें हैं और मेरा जो है वो नंबर तीसरा है। अब वो ये वाक़या शुरू कुछ ऐसे हुआ कि जो हैदर भाई हैं, उनकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि वो ख़ानदान में हम सब के लिए बहुत ही अहम शख्सियत है। हम सब के लिए हैदर भाई बहुत अहम शख्सियत है। वो इसलिए कि बचपन से ही हमने उनको बहुत ही मेहरबान पाया। जो भी जिस बच्चे का जो भी मसला हो, चाहे स्कूल का मसला हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का मसला हो, टीचर लेने के लाने का मसला हो, कोई भी मसला हो, बस उनको बताने की देर होती थी और वो मसला वो झटपट हल कर दिया करती थी। तो हमारे लिए तो वो बहुत ही अहम शख्सियत अभी भी है। तो अब हुआ यूँ कि जब वो अच्छे खासे सेटल हो गए, यानी कि अपने कारोबार में, बिज़नेस में, तो ताई जान को उनकी शादी की फ़िक्र हुई और उन्होंने कहा कि अब मैं इनके लिए लड़कियाँ तलाश हैदर भाई ख़ानदान में किसी लड़की से शादी करना नहीं चाहते थे, उनकी अलग सोच थी। वो कहते थे कि जितने ख़ानदान में लड़कियाँ हैं, वो सब मेरी बहनें हैं और मैं इनमें से किसी के साथ भी शादी करने का सोच भी नहीं सकती। ये इन सबको मैंने जो है जब से मैंने आँख खोली है, जब से मुझे होश आया, मैं इन सब बच्चे जो मेरे बाद में पैदा हुए, इन सबको मैं अपने छोटे बहन-भाई समझती। तो ये मेरी छोटी बहन है। तो मैं इस वजह से मैं ख़ानदान में शादी नहीं कर तो फिर उनकी जो है उनके लिए ख़ानदान से बाहर लड़की तलाश करने का सिलसिला शुरू हुआ और ताई जान की एक जानने वाली थी, उन्होंने फिर एक लड़की उनको सजेस्ट की कि आप जाके इनसे मिल लें, ये भी बड़े अच्छे लोग हैं। और बिल्कुल आप जैसे ही सीधे-साधे हैं और उनको आप जैसे ही सोच हैं। तो फिर इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। अब वो जिस लड़की को हैदर भाई के लिए सेलेक्ट किया गया, उसका नाम था अस्मा। तो ये नाम जो है मैं ज़रा फ़र्ज़ी रखूँगी, ज़ाहिर है मैं इन सबकी रियल नाम तो नहीं बता सकती। लेकिन आप हैदर भाई का नाम भी और इनका नाम भी आप फ़र्ज़ी समझें। अच्छा जी, अब अस्मा जो थी वो डॉक्टर बन रही थी और बहुत ही हँसी, बहुत ही हँसी। तो उनको देखा जब ताई जान ने तो उन्होंने इसको पसंद कर लिया और इस तरह से हम लोग की बात शुरू हो गई और फिर तैयारियां वगैरह शुरू हो के सब कुछ करके जो है तय ये पाया कि अस्मा अपनी बकिया जो एजुकेशन है वो शादी के बाद भी कंटिन्यू करती और डॉक्टर बनने में उनकी रास्ते में कोई भी चीज़ रुकावट नहीं आने देंगे। तो ये हमारे ताया जान ने, हमारी ताई ने और अगर भाई ने सबने पूरी की पढ़ाई करवाई कि हमें कोई मसला नहीं है, हमारे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारी बहू डॉक्टर बने। तो बस इस तरह हुआ कि जब वो शादी करके ताया जान की तरफ आ गई, तो हमारा उनका घर का एक ही मतलब सिस्टम था, ये नहीं लगता था, सिर्फ़ एक दीवार ही थी, तो सारा दिन हम उनकी तरफ रहते थे, सारा दिन वो हमारी तरफ रहते थे। तो अब क्या हुआ कि जब 15-20 दिन निकल गए तो अस्मा जो है वो अपनी दोबारा से अपनी पढ़ाई की तरफ जाने लगी
यूनिवर्सिटी जाने लगी, पहले-पहले तो उनको हैदर भाई ही टिफ़िन ड्रॉप कर दिया करते थे। फिर उन्होंने कहा कि ये तो आपके काम में खर्च होगा, आप ऐसा करें कि मुझे रिक्शा लगवा लें, क्योंकि मैं अपने घर से भी पहले रिक्शे से ही जाया करती थी। इधर से मैं भी रिक्शे में जाया करती थी, तो जो मुझे रिक्शा लगवाया हुआ था, तो वो रिक्शा उनको भी लगवा दिया। तो उसके बाद जो है एक और हमारी पड़ोसन थी, वो भी हमारे वाला ही रिक्शा यूज़ करने लगी। तो इस तरह से हम 3 लड़कियाँ जो है वो एक ही रिक्शा यूज़ करने लग गई। टाइम बहुत अच्छा गुज़र रहा था और अस्मा के आने के बाद ताया जान की तरफ भी बहुत रौनक हो गई थी। इस दौरान में हैदर भाई और अस्मा ने एक छोटा-सा हनीमून का टूर भी कर लिया था। और ये भी समझ लें कि 1 डेढ़ महीने के बाद की बात है। मेरी क्लासेस ऑफ जा रही थी और अब अस्मा और जो मेरी पड़ोसन है वो ही जा रही थी रिक्शे में। तो एक मरतबा यूनिवर्सिटी में समझे वो कोई 1 डेढ़ महीने के बाद की बात है कि यूनिवर्सिटी से अचानक जो है वो अस्मा की अम्मी को कॉल आई कि अस्मा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और अस्मा जो है ना वो यूनिवर्सिटी में बेहोश हो गई। तो क्योंकि अस्मा की जो सहेली थी जो उनके साथ यूनिवर्सिटी में होती थी, तो उनके पास अस्मा के ससुराल का नंबर नहीं था, यानी कि ना तो उनके पास हैदर भाई का नंबर था, ना तो उनकी तो हमारी ताई जान का नंबर था, तो उसके पास अस्मा की अम्मी का नंबर था। तो उसने अस्मा की अम्मी को ही फ़ोन कर दिया कि अस्मा की यहाँ तबीयत ख़राब हुई है। तो अस्मा की अम्मी ने फिर इधर हैदर भाई को फ़ोन किया कि भई मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो तुम लोग भी जो है यूनिवर्सिटी पहुँचो, अस्मा वहाँ कोई उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई। इधर से जो है हैदर भाई गए और उधर से उनकी जो अम्मी थी वो वहाँ पर पहुँचे और देखा कि अस्मा की जो है ना वो बेहोश हुई हुई है और वो ना अपने सेंसेस में नहीं। तो फिर उनको वो घर ले आए और घर आके उसको होश दिलाया गया, पूछा क्या हो गया, क्यों बेहोश हो गई? तो उसने कहा शायद गर्मी से बेहोश हो गई हूँ या पढ़ाई का बड़ा स्ट्रेस है, शादी के बाद एक लड़की खरीदारी भी होती है और एजुकेशन भी उसने कंटिन्यू रखनी है, इस चीज़ का स्ट्रेस हो गया जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 1-2 दिन तुम रेस्ट कर लो और उसके बाद फिर तुम दोबारा से चली जाओ यूनिवर्सिटी। अब इसी तरह ही हुआ कि वो दोबारा से यूनिवर्सिटी वो 1-2 दिन का ब्रेक लेके वो यूनिवर्सिटी जाने लग गई। जब यूनिवर्सिटी जाने लग गई तो अब उसका पढ़ाई में दिल भी ना लगे। तो भी कहे कि नहीं मैं 1-2 दिन और ब्रेक लूँगी, मैं कल चली जाऊँगी। आस्ता-आस्ता उसका जो है ना उसने अपना खाना-पीना थोड़ा कम कर दिया, खाने में उसको इंटरेस्ट नहीं रहा, टेस्ट उसको किसी खाने का अच्छा नहीं लगता था और चिड़चिड़ी सी हो गई। किताबें कहती थी कि नहीं मेरा दिल चाह रहा, किताब को देखने तक का दिल नहीं चाह रहा। इवन आस्ता-आस्ता ऐसा हो गया कि उसको ना हैदर भाई से भी थोड़ी-सी ना चिड़न हुई। ठीक है, नहीं ये हमारी नज़र के सामने की बात कि जैसे हैदर भाई घर आ रहे हैं तो हैदर भाई की शक्ल देख के अस्मा के मुँह पे एक कराहट सी आ जाती थी कि जैसे कि मुझे घिन आ रही, मैंने इससे बात नहीं करनी। जैसे कि वो पहले से हैदर भाई के आने से पहले वो तैयार-श्यार होके बैठती थी और बड़ा उनका इस्तकबाल करना, उनका वेलकम करना, इस तरह से उसने छोड़ दिया था। अब वो ये था कि उनसे ना वो एक तरह से घिन खाने लग गई कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ये इतनी जल्दी आ गए हैं आप, इस तरह की जुमले अदा करने लग गई। तो पढ़ाई में भी उसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। अब बड़ी मुश्किल से दिल मार के यूनिवर्सिटी जाए तो जाए। तो अब उसकी छुट्टियाँ भी उसकी बहुत उम्मीद लग गई। तो इधर से जो है हैदर भाई ने और ताई जान ने उनकी वालदा से भी कहा कि अस्मा जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, ज़रा आप ही समझाएँ। फिर इस तरह से वो उसने अपनी ये सुना कि ये बात तो मेरी माँ की तरफ जा रही है, तो मैं यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही? अच्छा ठीक है, वो यूनिवर्सिटी जाने लग गई। 1-2 मरतबा जाए, फिर तीसरे मरतबा उसकी यूनिवर्सिटी से उसकी कॉल आ जाए कि अस्मा की तबीयत ख़राब हो गई है और अस्मा जो है वो बेहोश हो रही है क्लास में और उनको लेके वहाँ तक लेके जाया गया है और आप आ जाएँ। फिर हैदर भाई जो है और उनकी जो वालदा है वो भी आ जाएँ, इधर से ताईजान भी चली जाए। तो एक बार मरतबा मैं भी उनके साथ गई, तो ये वाक़या ना अब अक्सर बेशतर होने लग गई कि वो वहाँ जाके बेहोश हो जाती। फिर उनको घर लेके आए तो कहती थी कि नहीं मेरा दिल नहीं चाहता पढ़ने को, किताबें देखने को दिल नहीं करता।
تو سب کی یہی بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹریس ہو گیا ہے، یا ہو سکتا ہے شادی کے بعد اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا، یہ پڑھنا نہیں چاہ رہی، اور مجھے جب ایک ہی ایکٹیویٹی رکھنا چاہ رہی کہ میں گھر گاڑی کروں، میں پڑھنا نہیں چاہ رہی۔ پھر ایک مرتبہ پھر حیدر بھائی نے کہا ان کی والدہ سے کہ آپ جو ہے نا اس کو اپنے گھر لے جائیں اور کچھ اس کو سمجھائیں، پوچھے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پڑھائی رکھنا چاہتی ہے، نہیں رکھنا چاہتی، کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے، آپ کو ذرا خود ہی اس سے بات کر لیں۔ پھر اسی طرح ہوا، وہ اپنی والدہ کے گھر گئیں، 2 3 دن رہ کے آئی، اور ہم سے ان کی والدہ نے جو اطلاع ادھر دی، تو انہوں نے یہ بتایا ان کی والدہ نے کہ اسما کہتی ہے کہ یہ تو میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہوگی کہ اگر میں اپنے سسرال میں رہ کے بھی ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن میں کیا کروں کہ شادی کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، مجھے سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ میں جب یونیورسٹی جاتی ہوں تو کچھ دیر کے بعد جیسے میں اپنی کلاس اٹینڈ کرنے لگتی ہوں، مجھے میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا اندھیرا سا آنے لگتا ہے، مجھے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کلاس سے باہر بھاگ جاؤں، اور میرا بالکل دل نہیں لگتا وہاں نہ بیٹھنے کو، میرا دل نہیں چاہتا میں کچھ کھاؤں پیوں، میرا دل نہیں چاہتا میں کتابوں کو اپنے ہاتھ میں لوں، میں میں کچھ نہیں کرنا چاہتی، میرا دل چاہتا ہے کہ بس پڑھائی پڑھائی میں نے نہیں کرنی، مجھے حید سے بھی چڑ ہونے لگی ہے کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ تم نے کل یونیورسٹی نہیں جانی، تم نے کل یونیورسٹی نہیں جانا، تم نے کیا اپنی کتابیں سمیٹو، تم نے اپنی کتابیں وہاں پھینکی نہیں ہیں، یہ کیا حال تم نے اپنا بنا دیا۔ میرا دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو، لیکن کبھی میرا دل کرتا ہے کہ کیا میں ڈاکٹر نہیں بن پاؤں گی، تو میں اس کشمکش میں ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا، میں کیسے بے ہوش ہو جاتی ہوں، اچانک ہی میرے سر میں شدید درد ہوتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں کیا کروں۔ پھر یہ بات جب وہ ادھر ممی بتائی ان کی امی نے، تو ان دونوں نے یعنی کہ اسما کی امی نے اور تائی جان نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں من اچاٹ ہو گیا ہو پڑھائی سے، یعنی شادی کے بعد لڑکیوں کا پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر گھر کی کوئی ایسی ذمہ داری بھی نہیں جو نے ڈالی ہوئی تھی کہ گھر کی کوئی ذمہ داری ہو، اس نے پہلے وہ ذمہ داری نپٹانی ہو، یا پہلے گھر کا کھانا بنانا، کیونکہ وہ تایا جان کی طرف کوئی افراد اتنے زیادہ بھی نہیں تھے، تائی جان، تایا جان اور حضر بھائی ان کی 2 بہنیں تھیں چھوٹی، اور یہ خود، اور کوئی بھی اتنا زیادہ بوجھ تو تائی جان نے ان کے اوپر ڈالا بھی نہیں ہوا، یہ وہ کھانا بھی نہیں گھر کا پکاتی تھی کہ بھئی یہ اپنی اسٹڈی پوری کر لے، اس کے بعد اگر جب اس نے گھرداری میں ہاتھ ڈالنا ہوگا ڈال دے گی، کوئی ایسا ان کے گھر میں اس کے اوپر سختی کا ماحول بھی نہیں تھا، سب یہی چاہتے تھے کہ ہاں یہ ڈاکٹر بنے تو ہمارے لیے ہی کافی بہت فخر کی بات ہے۔ تو اس سب اتنی آسانی کے ہوتے ہوئے اس کا دل کیوں اچاٹ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا اپنا ہی من نہ کر رہا ہو۔ اچھا اب جو ہے بات زیادہ سے زیادہ بڑھتی گئی، آ، اس کی بھوک ختم ہو گئی، یہ بے ہوش سی رہتی تھی، نڈھال رہتی تھی، سست رہتی تھی، اور سوئی سوئی سی رہتی تھی، جہاں یہ سمجھ لیں دن میں 2 روٹیاں کھاتی ہوگی، وہاں یہ 2 نوالے کھانے لگ گئی، پانی اس کو کروا رکھنے لگ گئی، پانی نہیں پیتی تھی، کہتی مجھے پانی پینا، مجھے کرواہٹ آتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میری زبان کڑوی ہے۔ تو اب یہ باتیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ان کو، پھر تائی جان نے بٹھا کے ان کو کہا بیٹا اگر تم نہیں پڑھنا چاہتی بے شک نہ پڑھو، اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر نہیں پڑھنا چاہتی تو تم ابھی کہہ دو کہ ہم میں نے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو نہیں رکھنی، تو ہمیں یہ بھی منظور ہے، بس ہمیں تمہاری خوشی چاہیے، ہمیں اس گھر کی خوشی چاہیے، تم بتاؤ کہ نہیں پڑھنا چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں اپنی ڈگری پوری کرنا چاہتی ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں جیسے یونیورسٹی جاتی ہوں مجھے سر میں درد ہو جاتی ہے کلاس میں، اور مجھے چکر آنے لگتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، میرا منہ کروا ہونے لگ جاتا ہے، اور مجھے پتہ نہیں میں کس پل میں بھی ہوش ہو گئی، جب میں آنکھیں کھولتی ہوں تو میں گھر میں ہوتی ہوں۔ لیکن اس اپنے سچویشن کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی فرینڈس وغیرہ کو، اپنی ٹیچرس کو حیدر کا نمبر دے دیا ہوا ہے، اپنی مما کا نمبر دے دیا ہوا ہے، اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ پلیز گھر میں میرے انفارم کرو، تو وہ بھی یہی رہا تھا
अब बात किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या मसला ये हो गया है। ये जो लड़की इतने शौक से पढ़ते यहाँ तक पहुँची है, और अब वो कैसे कह सकती है कि मैंने अपनी एजुकेशन रखनी भी है और मुझसे रखी भी नहीं जा रही कंटिन्यू। अब वो हुआ ऐसे कि जब उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, तो वो बहुत कमज़ोर होने लगी। किसी के भी कहने पे मानती नहीं थी, कहती कि मैं खाना मेरे हलक से नहीं उतरता। वो ताई जान भी, इधर से मेरी अम्मी भी और मैं भी काफ़ी कोशिश करते थे कि उसको क्या ऐसा खिलाया जाए जो वो खुश दिली से खाए। हैदर भाई कहते थे होटल का खाना है, चलो होटल करके लाता हूँ, चलो बाहर का खा लो, चलो बाहर बाहर से मंगवा लेती हैं। वो कहती थी मेरा कुछ खाने को दिल नहीं करता, पानी कड़वा लगता है। फिर मैंने कहा कि चलो ताई जान ने कहा कि चलो मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। उसको डॉक्टर के पास लेके गए, उसके सारे चेकअप हुए, उसके सारे डिस्ट्रिक्ट चेकअप वगैरह हुए, तो उसमें से सब कुछ ही नॉर्मल था। और मैंने कहा कि नहीं ऐसा तो कोई मसला नहीं है। फिर जो है हैदर भाई ने कहा है कि साइकियाट्रिस्ट के पास लेके चलती हैं, कुछ पता चले कि क्या मामला है। फिर जो है ताई जान के साथ वो साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए। वहाँ पे जाके कुछ भी मामला सामने नहीं आया, ये तो बिल्कुल फिट है, सारा कुछ ठीक है। समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इस तरह कर रही हूँ। हो सकता है ये साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि हो सकता है ये तो जो है ना दराहों में फंस गई है। ये चाहती भी है कि नेगेटिव का पूरा करे, और एक तरफ ये चाहती है कि नहीं मैं गद्दारी करूँ। तो अब शायद इस चीज़ में इसका माइंड डिस्टर्ब हो गया है, इसको एंग्जाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है। तो उसने फिर वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन वगैरह की दवाइयाँ इसको दे दी। अब हुआ यूँ कि जो बहुत ज़्यादा दिखने में आ रहा था, सब नोटिस कर रहे थे कि हैदर भाई के साथ बड़ी खिची-खिची है। हैदर भाई के साथ जो ये आपस में इतनी अच्छी इनकी बॉन्डिंग, इतनी अच्छी एक तरह से फ्रेंडशिप भी इनके साथ थी। तो वो खिंची-खिंची रहने लग गई हैदर भाई के साथ। बात ना करना, चिड़चिड़ापन करना, और आस्ते-आस्ते तो ऐसा होने लगा कि आपस में थोड़ी की मैं और इनकी उनसे लड़ाई भी हो गई। हैदर भाई नहीं करते थे, ये लड़ाई शुरू करने की कोशिश करते थे, तो हैदर भाई सँभाल लेते। समझ रहे थे कि हो सकता है इसका कोई ऐसा पीरियड हो, कोई टाइम ऐसा गुज़र रहा हो उसके ऊपर कि इसको कुछ समझ नहीं आ रही, तो वो पहल करते थे, बल्कि खामोशी से हर इसकी बात ना सुन लेते थे। तो ये अपनी तरफ से ही उनके साथ लड़ाई जो है ना स्टार्ट करना चाहते। फिर हुआ यूँ कि हैदर भाई को एक ऑर्डर के सिलसिले में किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ा। तो अब ये हुआ कि ताई जान ने कहा कि मुझे कहा कि अमना ऐसा करो कि जो है ना कुछ दिन जब तक हैदर भाई नहीं आते ना, तुम इसके साथ सो जाया करो रात, ताकि जो है इसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो या कोई भी ऐसी बात हो, तुम्हें बता देंगे। हो सकता है तुम्हारे साथ सही है, तुम्हें किसी इतने टाइम तुम इसके साथ स्पेंड करो कि तुम्हें कुछ ना कुछ बात बता ही दी। तो मुहतात रहना और देखना ही तुमसे क्या बात करती है दी, ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा ठीक है। अभी हैदर भाई ने तकरीबन 1 हफ्ते तक ही आना था वापस। तो मैं ना 1 दिन 2 दिन मैं इसके साथ सो गई, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ऐसा एक मरतबा ऐसा हुआ कि दूसरे दिन ये गई, बाहर गई और दरवाजे से बाहर गई, और मैंने देखा कि कहाँ है अस्मा। वो मैंने बाहर गई दरवाजे से, तो ये वापस पलट रही थी कि ठीक है मैं ना पानी लेके आई हूँ बाहर से। अच्छा, फिर मैंने कहा ओके। फिर तो तीसरा दिन था, तो मुझे मेरी ताई जान ने कह दिया कि पानी अंदर रखना और अंदर से लॉक लगा लिया, ताकि अगर ये लॉक खोले ना तो तुम्हारी आँख खुल जाए, तुम्हें पता हो कि ये बाहर निकली है। ताकि इसके ऊपर तुम नज़र रखो, ये ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ की इसको ज़रूरत हो तुम देख। मैंने कहा ठीक है। फिर तीसरे दिन मैंने जो पानी का जग अंदर ही रख लिया और अंदर से मैंने लॉक रख दिया। तो मुझसे इसने पूछा कि तुमने लॉक क्यों किया है? मैंने कहा मैंने इसलिए लॉक किया। ताई जान ने कहा कि अगर आप बाहर जाए तो मेरी नींद खुल जाए, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। इसलिए ओके ठीक है। इस दौरान मैं हर बात पे बहुत गौर करती रही, और जो है पलट के सवाल भी करती रही, ताकि मुझे कुछ पता चले कि वो चाहती क्या है, क्या पता वो मुझे कुछ बता दें।
मैंने पूछा कि क्यों आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रही? तो मैं कहा वही जो सेम बात है कि मैं वहाँ जाती हूँ तो चक्कर आ जाते हैं, आँखों के सामने धुंधलापन हो जाता है, ज़ुबान कड़वी हो जाती है और मुझे नहीं पता चलता कि किस वक़्त जो है मैं बेहोश हो गई। और ये मुझे बहुत शर्मिंदगी जो है ना महसूस होती है। तो अब तो इतनी मर्तबा होने लगा है कि मुझे शर्मिंदगी होने लग गई है कि मैं वहाँ बार-बार बेहोश होऊँगी। फिर 5 मरतबा तो ये हो ही गया वाक़या, अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊँ, जाके बेहोश हो जाऊँ और फिर मेरे घरवालों को इन्फॉर्म किया जाए। अब ये 5 मरतबा भी यूनिवर्सिटी में सेम कंडीशन में बेहोश होना भी तो अजीब ही लगता है। तो वो उनको इस चीज़ से ना शर्मिंदगी भी बहुत हो रही थी। इस डर से भी वो नहीं जा रही थी कि मैं अगर जाऊँगी तो मैं बेहोश हो जाऊँ, और वो वहाँ जाके हो भी जाती। और घर में सारा दिन ऐसा कुछ नहीं होता था। जब वो घर में होती थी, जब वो छुट्टी करती थी, तो नहीं होता। अब लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी जाती, तो वो वहाँ पे बेहोश हो जाती। तो अब ये चीज़ बहुत ही परेशान करी थी। अब वो क्या करती? साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा दिया, डॉक्टरों को भी दिखा दिया, और किसी के समझ में ये बात आ नहीं रही। तो यही बात जो सबको पता थी, वो बात भी उसने मुझे जो है इतने जितने दिन उसके साथ रही, उसने मुझे यही बात बताई। फिर ये कोई चौथी चौथी रात की बात है। मैं ना मेरी इस तरह से आँख खुली किसी खटपट से। तो मैंने कहा, मेरे ज़हन ने ये कहा कि ये जो है ना आसमान निकलने लगी है, शायद कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं चौंक कर उठी, मैंने देखा कमरे में ना लाइट का ये था कि लाइट बहुत मध्यम में थी, यानी कि इस तरह की थी कि ईज़िली सब कुछ नज़र आ सकता था। यानी इस तरह से मतलब लाइट थी कि मैं सब कुछ ईज़िली देख सकती थी। तो मैंने देखा कि रूम में तो आसमानी, मैं तो उससे तो अटैच बाथरूम में हूँ। मैं बाथरूम में देखा, मैंने झाँका तो उस बाथरूम में भी नहीं थी। तो मैंने फिर गैर इरादे तौर पे मैंने जाके दरवाज़ा खोला, मैंने कहा उसे तो बाहर चली गई हो। तो देखा लॉक लगा हुआ है। मैं तो हैरान रह गई, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? बाथरूम में नहीं है, लॉक लगा हुआ है, इतना सा कमरा है, तो उसमें कहाँ है? बड़ी हैरानी की बात थी। मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि मैं लॉक खोल के बाहर चली जाऊँ। मैंने कहा अस्मा तो अंदर है ना, वो तो कहाँ है? आप यकीन करें जासर, आप यकीन करें कि वो चीज़ मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। जो मेरे साथ उस वक़्त जो वाक़या पेश आया, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना अरसा उस वाक़ये के ज़ेरे असर रही हूँ। मैंने गैर इरादी तौर पे मैंने पलंग के नीचे देखा कि ये कहाँ जा सकता है। जैसे मैंने पलंग के नीचे देखा तो मैं पलंग के नीचे रख लेती हुई थी, और उस पर जो था ना मुंह इस तरह से था कि मेरे तरफ था, जैसे कि मिसाल के तौर पे पलंग के नीचे बिल्ली हो, तो आप नीचे देखते हो तो वो बिल्ली आपको देखती है ना। कभी भी नहीं ऐसा होगा कि बिल्ली कहीं और देखती होगी, जैसे आप उसको देखेंगे बिल्ली आपको देखती है। तो वो कंडीशन थी, वो पलंग के नीचे थी, उसने इस तरह से अपने हाथ पाँव फैलाए हुए थे और वो इस तरह से मुझे देख रही थी, मैं उसको देख रही थी। अच्छा, पलंग ऊंचा था, यानी कि वो कितनी थी, पतली दुबली से जो थी, कोई इतना उसकी मतलब इतनी कोई बॉडी नहीं थी उसकी, कोई पतली दुबली सी लड़की थी और बिल्ली की तरह वो नीचे। अच्छा, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतना डिस्क्राइब नहीं कर सकती जो उस वक्त मैंने देखा है। उसकी आंखें उसकी आंखें इतनी भयानक उसकी आंखें, उसका चेहरा, लगता है कि ये वो अस्मा ही है, लेकिन अस्मा की शक्ल में कोई शैतान उसने अस्मा का रूप धार लिया है। मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूं कि मैंने उस वक्त क्या देखा। एक नजर, सिर्फ एक झलक मैंने उसकी देखी है। मैं बस मैं अपने श्वास में ली थी, मैं भागी हूँ। मैंने दरवाजा खोला है, उसका लॉक, और मैंने जिस जबरदस्त मैंने अपनी स्पीड से शोर मार के मैं कमरे से निकली हूँ ना, तो मेरा जो सर है ना वो जाके लगा है सामने दीवार, और वो इतना शदीद लगा है मेरा सर कि मैं उस वक्त ड्राम करके नीचे गिर गई और मुझे होश नहीं रहा कि मैं अब जिंदा भी हूँ कि नहीं।
मैं बेहोश जब मैं जागी तो मैं अपने कमरे के बेड पे थी, तो मेरे आस-पास सारे घर वाले जो हैं वो जमा थे। वो अब मुझसे पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? जैसे मैंने आँखें खोली है, मैंने ना बेसाख्ता होके चीखें मारी। बेसाख्ता मुझे मुझे एकदम से मुझे जो है ना अस्मा का चेहरा मेरे सामने आ गया। और मैं किसी को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही कि मैं क्या करूँ। मैं ना समझ रही कि मैं एकदम से ना तरफ की मैंने ना चीखें मारनी शुरू की। और मैंने अपना जो ब्लैंकेट है वो मैंने वो हाथों से जिस यानी ना पकड़ के अपने मुँह पे मैंने रख लिया कि मैं देखना ही चाहती कि कहीं अस्मा मेरे सामने ना आ जाए। तो मुझे फिर बड़े प्यार से मुझे मेरी ताई जान ने, मेरी अम्मी ने, मेरे अपने ताया जान ने सबने बड़े प्यार से मुझे कहा क्या हुआ है, समझाया, मुझे दिलासा दिया, पानी पिलाया, कहा क्या हुआ? मैं बताने की यानी कि मेरे ज़हन में ये था ही नहीं कि मैं बताऊँ क्या इनको कि मैंने क्या देखा है। वो ख्वाब नहीं था। मुझे याद आया कि मैं जैसे कमरे से बाहर भागी हूँ, तो किसी चीज़ ने ना मेरा सर पकड़ के धड़ाम से दीवार के साथ मारा। और मैं महसूस कर सकती थी कि कोई पंजा, कोई हाथ ऐसा सख्त सा जिसने दांव पड़ के मुझे मारा है दीवार के साथ। और मेरे सर पे इतना बड़ा एक जो पता है एक रूमाल सा पड़ गया। और मेरे सर पे जो है मैंने हाथ लगा के रखी हुई थी। वो मुझे पता चला कि मैं तो कल रात से बेहोश हूँ और आज दूसरी रात रात के 10 बज गए, अब कहीं जाके मुझे होश आया। और मुझे जो फीवर भी था और बेहोशी की हालत में मैं बड़बड़ा भी रही थी। तो फिर जो है मैं कुछ बताने की कंडीशन में नहीं थी। तो फिर मेरे अब्बू ने, ताया जान ने, सब ने कहा कि नहीं अभी इसको टाइम दो और ये रिलैक्स हो जाए, फिर हो सकता है कि आस्ता-आस्ता बताए कि वो हो जाए। तो फिर क्या हुआ कि सब कमरे से चले गए और मेरे पास मेरी अम्मी रह गईं। और फिर काफ़ी टाइम मम्मी मुझे जो है ना अपने सीने के साथ लगा के अम्मी जो है ना बैठी रहीं। तो फिर आस्ता-आस्ता मैं रिलैक्स हुई। रिलैक्स होके फिर मैंने अम्मी से कहा कि मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मम्मी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर आस्ता-आस्ता समझ लें कि मैं सोई भी, दूसरा दिन भी हुआ, किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। और फिर मैंने जो है ना दूसरे दिन रात में जाके मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आप ना मेरे साथ ही सोना, मैं अकेली नहीं सो सकती। अम्मी ने पूछा हुआ क्या था? बता सकती हो बता दो, नहीं बताना कोई बात नहीं, फिर कभी बता देना। फिर मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी आप किसी को मत बताना कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन ये हुआ था कि कमरे में जब मैंने आवाज़ महसूस की मैं उठी हूँ, मैंने देखा अस्मा कमरे में नहीं थी। तो मैंने बाथरूम में जाके देखा तो बाथरूम में भी नहीं थी। जब मैंने कहा कि देखो कहाँ है अस्मा? लॉक जब तो कमरे में लॉक लगा हुआ था, तो मैंने कहा मैं कमरे में तलाश करती हूँ अस्मा कहाँ है? तो अस्मा भी जब मेरी भी वो पलंग के नीचे थी। और जब मैंने उसको देखा तो उसका चेहरा अस्मा का नहीं था। वो एक शैतान का चेहरा था, आँखें मैं उसकी भूल नहीं सकती। जब मैंने अम्मी को ये बताया ना तो मुझे उस दिन वही कंडीशन याद आ और मैं फिर फूट-फूट के रोने लग गई और मैंने अपने आप पे हाथ रख दिया। लेकिन मैंने ये इरादा कर लिया था जब मैं अपनी अम्मी को सब कुछ बताऊँगी कि हुआ क्या। मैंने कहा अम्मी वो शैतान का चेहरा है, वो आसमानी है। अब हम भी कभी भी ताया के घर नहीं जाना। ताया के घर नहीं जाना, हमें कभी अस्मा से नहीं मिलना, हमें कभी भी अस्मा से नहीं मिलना। हैदर भाई को भी बता दे कि अस्मा जो है ना वो शैतान है। नहीं, उसको पता मेरे जो मेरे ज़हन में आता जा रहा था ना मैं कहती जा रही उस वक़्त मेरा ज़हन बिल्कुल एक बच्चे जैसा हो गया, जैसे बच्चा नहीं डर जाता, खौफ़ज़दा हो जाता। वो कहता है कि मैंने अपने घरवालों को बचाना है, अपनी माँ को, बाप को, अपने जितने मेरे महबूब रिश्ते हैं, मैंने सबको इस चीज़ से बचाना है, तो मेरी ये कंडीशन होगी। मैंने कहा, "अम्मी, ताया जान को भी बता दें, अम्मी, हैदर भाई को भी बता दें, ये अस्मा जो है वो एक डायन है, एक चुड़ैल है, मैंने देख लिया उसको देख लिया।" और जब मैंने दरवाज़ा खोल के मैं बाहर भागने लगी हूँ,
تو کسی نے میرا سر، میرا جو پیچھے کا جو تھی نا، یہ پچھلے وہیں جس کو پوپی کہتے ہیں، وہ پکڑ کے زور سے دیوار سے ماری ہے، تب میں بے ہوش ہوئی۔ اب کیونکہ میری کنڈیشن ایسی تھی، وہ میری امی کو سمجھ میں آ گئی بات، کیونکہ امی کو پتا تھا کہ میں کوئی ایسا بے تک کی بات نہیں کر سکتی، اس بات میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہے تو ہے، ورنہ اس وقت میں ایسے کیسے مطلب بیوقوفانہ حرکت کرتی کہ میں باہر بھاگتی اور اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ کو بھی دے مارتی، یہ تو کوئی ہے ہی نہیں سینس والی بات۔ تو امی کو بھی بڑی فکر لاحق ہوئی، امی نے کہا اچھا، تو امی نے پھر جو ہے نا تائی جان کو بلایا۔ میری امی اور تائی جان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو جب تائی جان کو امی نے بلوایا میرے کمرے میں، تو میرے سامنے امی نے تائی جان کو پوری حقیقت بتائی کہ آمنہ کے ساتھ اسما نے یہ کیا۔ تو تائی جان بھی سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ میں کس طرح کی سمجھدار ہوں اور غلط بات نہیں کر سکتی، اور میری یہ کنڈیشن کیسے ہو سکتی ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم کسی سے نہ پتا کرواتے ہیں کہ اسما کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیونکہ میڈیکل کر کے بھی دیکھ لیا، اس کو سائیکاٹرسٹ کے پاس بھی لے گئے، اس کو گھر والوں نے سب میں اس کو اعتماد میں لے کے اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ تو ہم لوگوں نے ابھی تک یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہم کسی سے اس کے بارے میں پتا کریں کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے ساتھ کچھ دوسرا معاملہ تو نہیں کہیں۔ تو پھر ان دونوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ میری امی کے ایک جاننے والے ہیں، وہ اس طرح کی جو ہے نا تو کاٹ تو جنات ان جیسے معاملات میں وہ بہت ماہر ہے۔ تو امی نے کہا کہ میں نا وہ فون کرتی ہوں اور ان کو ان سارے حالات کے بارے میں بتا۔ پھر اس وقت میرے سامنے ہی نا کمرے میں تھی، تائی جان پھر امی تھی۔ پھر امی جو ہے نا، امی نے موبائل سے تو رابطہ کیا صاحب سے، اور ان کو نا ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے کچھ ٹائم لیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو نا پتا کر کے بتاتا ہوں کہ کیا معاملہ۔ پھر ایک دو دن ان کی کال کا ہم انتظار کرتے ہیں، اور یہ معاملات ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے کرتے رکھیں گے، اپنی گھر میں جینٹس تک یہ کوئی معاملہ نہیں بجائے۔ تو پھر کوئی 2-3 دن کے انتظار کے بعد انہوں نے ہمیں جواب دیا کہ آپ کی جو بہو ہے، یہ جو اس کے اوپر بہت ہی بھیانک قسم کا جادو کروایا گیا، تاکہ نہ تو یہ اپنی اسٹڈی پوری کر سکے اور نہ یہ اپنا گھر بسا سکے، یہ طلاق لے کے واپس آئے۔ اب یہ معاملہ تو ہم لوگوں کی بڑا گمبھیر تھا، ہارڈلی سال بھی نہیں ہوا شادی کو، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ سب کچھ اس طرح سے ہو جائے۔ وہ انہوں نے کہا کہ اس تہ میں مزید جانا پڑے گا، تو آپ جو ہے یا تو مجھے اپنے گھر بلا لیں، یا آپ جو ہے بیٹی کو لے کے میرے تک پہنچائیں۔ تو میں نے کہا نہیں، ہم بیٹی کو لے کے آئیں گے نہیں، ہم جو ہے نا آپ کو ہی اپنے گھر بلائیں گے، اور اس وقت آپ دیکھیے گا سامنے سے کیا معاملہ ہے۔ تو پھر جو ہے یہ میری تائی جان نے اور میری امی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی والدہ کو بلائیں گے، کہ اسما کی امی کو بلائیں گے، ان کو اعتماد میں لیں گے، ان کو بتائیں گے کہ یہ معاملات ہیں، اگر آپ نے بھی کہیں سے پتہ کروانا ہے تو آپ بھی کروا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان کی امی کو پہنچی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اسما کی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات اتنے خراب جا رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ہماری طرف آئیں۔ پھر دوسرے دن جو ہے نا اس کی امی آئی، ساتھ میں ان کے ابو بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے میری تائی جان نے اور میری امی نے ان کو ترہائی میں لے گئی اور لے جا کے ان کو سب کچھ بتایا کہ آمنہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ پھر ہم نے اپنے جاننے والے سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ اسما کے اوپر کچھ کروایا گیا ہے، اسما کے اوپر کوئی بہت ہی بھیانک قسم کا جادو کروایا گیا ہے، تاکہ یہ طلاق لی تھی واپس آ جائے اور پڑھائی بھی نہ کر سکی، بالکل نکارا اور بیکار ہو کے واپس۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں؟
वालदा भी बहुत फ़िक्रमंद हो गई और कहने लगी कि मुझे नहीं पता मेरी बेटी के पीछे कौन ऐसा दुश्मन है जो इसकी पढ़ाई ख़त्म करना चाहता है और इसको तलाक दिलवाना चाहता है। तो कहने लगी कि इस वक़्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो मैं घर में सबसे मशवरा करूँ, बात करूँ, क्योंकि ये बात आज नहीं तो कल तो खुल ही जाएगी। तो मुझे ये इजाज़त दें कि मैं घरवालों से मशवरा करूँ। तो मेरे ताई जान और मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है, आप लोग सोच विचार के बताएँ कि इस मसले का क्या हल है और कौन हो सकता है इसके पीछे, इसका जान पर दुश्मन। तो फिर इस दौरान में मैं आपको बताऊँ कि अस्मा की कंडीशन बहुत ख़राब, यानी कि जिस दिन मैंने उसको इस कंडीशन में देखा है ना, उसके बाद से उसकी जो समझ लें उसका कोई जो छुपा हुआ उसका रूप था या उसके साथ उसके ऊपर जो इल्म किया गया था या उसके ऊपर जो जादू किया गया था, वो वाज़िया हो के सामने आने लगा। उसमें ये चीज़ थी कि उसने खाना-पीना छोड़ ही दिया हुआ था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं खा रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी, लगता है उसको भूख ही नहीं लग रही थी। और वो बस इस तरह से लेटी देख रही है। और इस दौरान में जो है वो हैदर भाई आ चुके थे और घरवालों ने हैदर भाई को ये तो बताया था कि अस्मा की तबीयत ख़राब है, लेकिन इस कंडीशन में इसकी तबीयत ख़राब है इतना ही बताया था। अच्छा, मैं आपको क्या बताऊँ, वो 7 दिन के लिए बाहर गए थे और ये 7 दिन हमारे ऊपर इतने भारी थे कि हम कह रहे थे भई हम ये 7 दिन खत्म होने को नहीं आ रहे। लेकिन उनका काम ऐसा था कि वो काम छोड़ के उस वक़्त वो डील छोड़ के आ नहीं सकते थे। लाखों का नुकसान हो जाता, दादा जान का भी और मेरे अब्बू का। तो इस वजह से उनको इतना ज़्यादा बताया नहीं गया। वो 7-8 दिन में वो वापस आ गए। जब आए तो वो हैरान हो गए कि अस्मा की ये कंडीशन हो गई है। सबने फिर उनको उस वक़्त जे इस पूरे हफ़्ते की पूरे हाल-अहवाल बताया कि क्या-क्या इसके साथ हुआ और उस वक़्त आमना के साथ क्या हुआ है, और जब उनको ये नहीं बताया था कि कोई इलम इनके ऊपर हुआ हुआ है, ये अभी हम लोगों ने अपने तक ही रखा हुआ था। अभी इस चीज़ से किसी जेंट्स को घर में इत्तला नहीं दी गई थी। तो फिर उसकी वालदा के साथ दोबारा बात हुई, तो उनकी वालदा ने आके बताया कि मैंने घर में बात की है और घर में बात करके जो हमें इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो हमारे पड़ोस है, यानी कि जो अस्मा का जहाँ शादी से पहले जो उसका घर है, जो उसका मैका है, उसके मैके के साथ ही जो घर है, तो उनकी इन लोगों के साथ बड़ी अच्छी मोहब्बत और सलाम दुआ थी। तो वो अपने बेटे के लिए अस्मा का रिश्ता चाहते थे। तो वो देखते थे कि अस्मा जो है ये लोग बहुत अच्छे खाते-पीते हैं और अपनी बेटी को डॉक्टर बना रहे हैं। इनकी बेटी भी डॉक्टर बन रही है और लड़की भी इतनी खूबसूरत है, तो वो अपने जो है ना बेटे के साथ इनकी शादी करना चाहते थे। तो 2-3 मर्तबा उन्होंने गाए-बगाए अस्मा के लिए जो है वो अपने बेटे का रिश्ता दिया। तो इन्होंने दोनों तीनों मर्तबा ज़ाहिर है उसको उनको इनकार कर दिया। तो फिर उन्होंने एक मरतबा इनके अस्मा के वालिद से भी रिक्वेस्ट की कि आप हमारा रिश्ता कबूल कर लें। तो अस्मा के अब्बू ने कहा कि नहीं, हम ऑलरेडी रिश्ता देख चुके हैं और हमें वो जो है ना हमारे हिसाब से हमारी बेटी के जो होता है ना मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से वो रिश्ता जो है ज़्यादा मुनासिब है। ये चीज़ उनको चुभ गई, जो उनको कहा कि ये स्टैंडर्ड के मुताबिक रिश्ता हमें अस्मा का दें। तो ये चीज़ उनको उनकी वालदा को जो है वो जो हमसाई थी उनको चुभ गई। तो उन्होंने क्या किया कि जब अस्मा की शादी हुई ना, तो उन्होंने जो है ना जाने उन्होंने कोई अमल करवाया हो। फिर उसके बाद ये बात उन्होंने कहा कि मुझे लगता है अगर अस्मा के ऊपर कुछ किसी ने करवाया भी होगा, तो हो सकता है ये हमारे पड़ोसी ही हों। फिर क्या हुआ कि फिर मेरी ताई ने और अम्मी और इनकी वालदा ने, अस्मा की वालदा ने इन्होंने ये तय किया कि हम अब आगे कदम उठाते हैं और घर के जेंट्स को भी बता देते हैं, ताकि हम अस्मा का इलाज ऐसे करवाएं जो कि आपके शेख साहब है वो आके इनका घर में आके इसको देखे और पूरी हकीकत हमें बताए। फिर जो है घर में सब जेंट्स को बिठा के बताया गया कि इस तरह से हमने मौलाना साहब से जो बात की, उन्होंने बताया कि अस्मा के ऊपर ये चीज़ कोई चीज़ किसी ने भेजी है, कोई उसके ऊपर इल्म करवाया गया, और यही बात इनकी वालदा भी बता रही
کہ ممکن ہے اسما کے اوپر یہ انتقامی کارروائی کی گئی ہو کہ اس کو طلاق بھی ہو اور یہ پڑھائی بھی نہ کر سکے۔ تو پھر گھر نے سبجیکٹس کو اعتماد میں لے کے یہ طے پایا کیا کہ ہم شیخ صاحب کو بلائیں گے اور اسما کے بارے میں پورا پتہ کروائیں گے۔ تو پھر ایک دن طے پایا کیا کہ اسما کے والدین آئیں گے اور ساتھ میں وہ شیخ صاحب بھی آئیں گے۔ تو پھر ایک دن جو ہے وہ دوسرے تیسرے دن کی ہی بات ہے کہ اس طرح سے سب کچھ ارینج کیا گیا، اور جیسے ہی کہ اسما کو شیخ صاحب کے سامنے بٹھایا گیا اور انہوں نے اس پیپر علم اپنی پڑھائی شروع کی، تو اسما پہلے تو اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس کے اوپر کافی دیر پڑھائی کرتے رہے تو اسما کے اوپر حاضری ہو۔ تو حاضری جب ہوئی تو شیخ صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملات ہیں، کون ہو تم، کیوں اسما کو تنگ کر رہے ہو اور تم لوگ کتنے ہو؟ تو پھر اس میں اسما نے خود سے بتایا کہ ہم لوگ کوئی پورا ایک خاندان ہے جو اصل میں اسما کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیا گیا ہے تاکہ نہ یہ پڑھ سکے نہ یہ اپنا گھر بسا سکے، بس آہستہ آہستہ ایسے ہو کہ یہ طلاق لے کے واپس سب کے موتے ہوتے ہوئے، پھر اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا۔ یہ طلاق لے کے اپنے گھر سے نہیں جائے گی اور یہ کسی کام کی نہیں رہے گی، نہ اس کی پڑھائی میں کامیابی ہوگی نہ اس کی شادی میں کامیابی ہوگی، اور پھر جناب اس کی نہ دوبارہ سے شادی جو ہے ہوگی تو ہی اس کی جان چھوٹے گی۔ تو اب مجھ سے پوچھا گیا کہ بھئی کس نے یہ کروایا ہے؟ تو بڑی جدوجہد کے بعد پھر بڑی مشکل کے بعد شیخ صاحب نے آ کر اس نے نا اگوائی لیا، اس نے بتایا کہ ان کی دیوار کے ساتھ ایک دیوار ہے، ادھر سے ہمیں جو ہے نا بھیجا گیا ہے۔ تو دیوار کے ساتھ دیوار تو ان کے وہ ہمسائے ہی تھے، تو ان کا مقصد پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جو ہے اس کو طلاق دلانا ہی ان کا مقصد ہے۔ یعنی کہ اب کہانی یہ کھلی کہ جو ان کے ہمسائے تھے ان کو جب انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے اپنی انسلٹ سمجھی کہ انہوں نے ہمیں بولا ہے کہ ٹکر کا جو رشتہ ہے نا وہ اسما کے لیے مل گیا ہے تو ہم وہی رشتہ کریں گے۔ تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہماری انسلٹ کی ہے، ہمیں جو نیک سمجھا ہے، اب ہم آپ کی بیٹی کی وہاں طلاق کروائیں گے، اب طلاق کروا کے اس کو بالکل پڑھائی سے بھی نکارا کر کے یہ واپس آئے گی، پھر ہم جو ہے نا دوبارہ سے رشتہ مانگیں گے، پھر دیکھیں گے تم رشتہ کیسے نہیں دیتے اپنی بیٹی کا۔ تو اس وجہ سے ابھی یہ جو جادو تھا نا وہ ابھی نیا گیا تھا، یعنی کہ یہ جادو اگر بہت پرانا ہو جاتا تو بہت زیادہ کمپلیکیشن ہو جاتی اور حالات بہت زیادہ بگڑ سکتے، کیونکہ ابھی ان کی شادی کو تقریباً سال بھی نہیں ہوا، تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو پھر انہوں نے اسما کی کاٹ کی، اور اسما کی کاٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ حضرت نے کہا کہ ممکن ہے آپ اگر یہ شہر چھوڑ دیں تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہو، لیکن یہ تھا کہ وہاں ہم لوگوں کا سارا بزنس تھا، سب کچھ سیٹل ہی تھا، تو ہم لوگ کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے میری بھی شادی ہو گئی اور میں بھی جو ہے کینیڈا آ گئی، اور پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ لوگ بھی کینیڈا پہ شفٹ ہو گئے، تو پھر یہ لوگ بھی کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ ادھر سے جو ان کی امی کا گھر تھا، ان کی امی لوگوں کا اپنا گھر تھا، تو انہوں نے بھی ان کو کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہمیں پتہ چل گیا آپ نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کیا، اور ان کو بھی نہیں ملا تھا کہ ان کو آپ کو یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہم نے کاٹ کروا لیے، تو ہماری چپ چاپ آپ وہاں سے ممکن ہو اپنا گھر چھوڑ۔ ان لوگوں نے بھی پھر بڑی تحمل سے بڑی صبر سے ان لوگوں نے وہ اپنا گھر بیچا اور یہ جو ہے نا کسی اور سوسائٹی میں چلے، اور ہم لوگ بھی جو ہے ادھر سے، کیونکہ میری شادی کینیڈا میں ہو گئی تھی، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ حیدر بھائی سے کہا کہ آپ لوگ بھی نا آپ ادھر اسما کو نیچے کرا دیں۔ تو اب اس طرح ہے کہ حیدر بھائی جو ہے وہ تو اپنے آپ کے سلسلے میں 6 مہینے پاکستان میں رہتے ہیں، 6 مہینے کینیڈا میں آتے، یعنی کہ مہینہ 2 مہینہ کینیڈا میں رہ لیتے ہیں اور باقی 6 مہینے تقریباً سال بھر پاکستان میں رہ لیتے ہیں، لیکن جو اسما ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان نہ جائیں کچھ عرصے کے لیے، تاکہ ان کا جو شیخ جو میں نے اس کی کاٹ کی تھی یہ کہا تھا کچھ عرصہ ایسا گزارے کہ یہ پاکستان اسما نہ آئے، تو اس کے جتنے اثرات ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ختم ہو جائیں گے۔
जब ये बात थोड़ी पुरानी हो जाएगी तब वो कभी-कभार आ जाया करे। हुँ। आस्ता-आस्ता अब जो मेरे दादा-जान थे, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरह से ये मामला थोड़ा-सा हुआ। वो अब वो मेरी माँ ने मुझे कहा कहाँ नहीं गए वो मेरी क्योंकि मेरा तो कोई ताल्लुक इस सामने से नहीं था। वो अल्लाह का शुक्र है अस्मा जो है वो इधर कनाडा में होती है और बेहतर है और उनके भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हो गए हैं और कभी-कभार उनको ऐसा डर महसूस होता है। ये हो सकता है उनको कोई ऐसा इस तरह से हो के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके साथ जो ये वाक़या पेश आया लेकिन एक चीज़ का उनका बड़ा नुकसान हुआ वो डॉक्टर ने क्योंकि उनकी मेंटल पे, उनके ज़हन पे इतना असर डाला कि वो डॉक्टर नहीं बन सकी। ये उनका जो है ना बहुत बड़ा लॉस। शायद उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊँगी और जो मेरी ख्वाहिशात रह गई थी वो मैं इंशाल्लाह अपने बच्चों की सूरत में पूरा करूँगी। वो ये एक वाक़या था जिसने पूरा बहुत नुकसान किया। बल्कि वो भी होना था बहुत नुकसान हो जाता पर फिर वक़्त उसका इलाज शुक्रिया ये मेरे लिए वाक़या सुनने का।